चैप्टर 47। मैक अपने करियर में इतना सक्सेसफुल हो चुका था कि आज उसको हर कोई पहचानता था। जाहिर सी बात थी कि राहा भी मैक के बारे में जानती थी, लेकिन राहा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैक और कोई नहीं बल्कि उसकी ही बड़ी बहन होगी। अब आगे राहा की इन मासूम बातों को सुनकर सुहानी कुछ नहीं बोली और अपनी पलकें झपका दी, जैसे वो राहा को बोलना चाह रही हो कि हाँ, उसकी बड़ी बेबी ही मैक है। सुहानी को पलक झपकाते हुए देख राहा बहुत खुश हो गई और मैक के गले लग गई। सुहानी राहा की सिर सहलाती हुई बोली, बेबी रिमेंबर, अभी के लिए ये बात आपको अपने बॉयफ्रेंड और पॉप्सी में से किसी को भी नहीं बतानी, समझ गई ना? राहा सुहानी से थोड़ी दूर हुई और बोली, यस बड़ी बेबी। इतना बोलकर वो रुक गई और फिर बोली, नहीं नहीं, इस गेटअप में बेबी वाली निकनेम मैच नहीं कर रही। मैं आपको हॉटी बुलाऊंगी जब भी आप मैक के गेटअप में होंगी, ठीक है ना हॉटी? सुहानी यानी मैक राहा की बात सुनकर उसकी सिर पर टैप करते हुए बोला, ओके हॉटी की क्यूटी, आप डोरेमी के साथ यहीं रुको, मैं कंपनी में जाकर आता हूँ। मैक की बात सुनकर राहा ने थम्स अप कर दिया, लेकिन इससे पहले कि मैक राहा की कमरे से बाहर आता, उसे रिधिमा का वीडियो कॉल आने लगा। रिधिमा का कॉल देखकर मैक को भी याद आया कि वो तो सबको इन्फॉर्म करना भूल ही गया था कि वो अब उस मॉन्स्टर के साथ उसकी मेंशन में ही रुकने वाला था। मैक ने एक गहरी सांस ली और रिधिमा की वीडियो कॉल पिक कर ली। जैसे ही वीडियो कॉल पिक हुई, उधर से रिधिमा की फिक्र भरी आवाज सुनाई दी। वो बोली, तू ठीक तो है ना? कल से तेरा मोबाइल भी नहीं लग रहा था। और जीजू, वो कहाँ है? उन्होंने तुझे चोट तो नहीं पहुंचाई ना? तू घर कब आएगी? बोल भी कुछ, बोलती क्यों नहीं? मैक के गेटअप में सुहानी अपनी मीठी फीमेल आवाज में बोली, डोंट वरी रिधि, उस मॉन्स्टर ने कुछ नहीं किया, और तू कुछ बोलने देगी तो मैं कुछ बोलूंगी ना। रिधिमा बात कर ही रही थी कि तभी रूपी रिधिमा के पास आकर बोली, उफ मेरा मैक कितना ज्यादा हॉट लग रहा है आज अपने लुक से कितनों की जान लेने का इरादा है। हाँ। रूप की बात सुनकर रिधिमा उसे घुरती हुई बोली, चुप कर, बकवास मत कर। फिर वो मैक की तरफ देखती हुई बोली, तू इस ठरकी को अवॉइड कर और बता, तू घर कब तक आ रही है? रिधिमा की बात सुनकर सुहानी बोली, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे मॉन्स्टर के साथ ही रहना होगा। मैक की बात सुनकर रूप और रिधिमा हैरान रह गई। रूप ये सुनकर चिल्लाती हुई बोली, क्यों क्यों क्यों, तू उस मॉन्स मतलब जीजू के साथ क्यों रुकेगी? तभी राहा मैक के पास आए और उसके हाथ से फोन लेकर बोली, रूदी, रिधि, कैसी हो आप दोनों? और बड़ी बेबी इसलिए बॉयफ्रेंड के साथ रुकेगी क्योंकि मैं यही हूँ। आप दोनों भी यहीं आ जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। अब आप दोनों को जो कुछ भी पूछना है यहीं पर आकर पूछिए, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रही हूँ। इतना बोलकर राहा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद राहा रिधिमा को शुभांश के मेंशन का पता भेजकर मैक यानी सुहानी को उसकी मोबाइल वापस कर दी। ये देखकर मैक ने ना में सिर हिला दी और उसकी माथे को चूमकर शुभांश की सुपरकार कंपनी आइकॉनिक के लिए निकल गई। मैक ने बाहर निकलने से पहले एक लंग कोट पहन लिया था और उसकी हुडी से अपने सर को ढक लिया, जिस वजह से मैक का गेटअप 90% तक हाइड हो गया था। इस वक्त मैक का सिर्फ वाइन जीन्स और स्पोर्ट बूट्स ही नजर आ रहे थे, जिस वजह से बॉडीगार्ड्स को उस पर कोई शक नहीं हुआ। जाने से पहले सुहानी ने अपनी प्यारी फीमेल आवाज में डार्क आर्मी के गार्ड्स को रूप और रिधिमा के बारे में उन दोनों की फोटोज के साथ इन्फॉर्म कर दी कि ये दोनों थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है, और जब तक वो वापस नहीं आती वो सब उसके लिए रूप और रिधिमा का ध्यान रखे। डार्क आर्मीज भला अपनी लेडी बॉस की कमांड को फॉलो कैसे नहीं करते? वो सब अपने सिर झुकाते हुए रिस्पेक्टफुल होकर सुहानी से बोले, ऑल राइट लेडी बॉस, आप फिक्र ना करें, हम आपके लिए इन दोनों मैम की पूरी ख्याल रखेंगे। डार्क आर्मी से श्योरिटी मिलने के बाद सुहानी मैक के गेटअप में बेफिक्र होकर एक कार में शुभांश की सुपरकार कंपनी आइकॉनिक के लिए निकल गई। दूसरी तरफ सुहानी की पेंट हाउस में रूप और रिधिमा को अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि दोनों ने थोड़ी देर पहले राहा से बात की। तभी ऋषि और ओम उनके पास आए। जब उन दोनों ने रूप और रिधिमा को इतनी हैरान एक्सप्रेशन के साथ देखा, तब ऋषि रिधिमा की कंधों को हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे, तू ऐसी क्यों खड़ी है? ऋषि की हिलाने से रिधिमा अपनी सेंस में आए और ऋषि को बोली, भाई हमारी रिवा मिल गई, हमारी छोटी सी रिवा मिल गई भाई, उसने थोड़ी देर पहले हमसे बात भी की। वो डोरेमोन के साथ जीजू के मेंशन पर है। रिवा हमें वहां बुला रही है भाई, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। रिधिमा की बात सुनकर ऋषि भी हैरान हो गया। वही ओम मन में बोला, मुझे लगा ही था चीजें जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। मुझे पहले से ही गट फीलिंग था कि आरान जीजू शुभांश जन्हा कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे, और अब उनको सही सलामत देखने के बाद मुझे यकीन है हमारी छोटी बहन चाहत की फैमिली जहां कहीं भी होगी सही सलामत होगी। और रिधिमा की बात सुनकर मैं इस बारे में श्योर हो गया हूँ, अगर हमारी छोटी शैतान ठीक है तो अंकल आंटी चाहत की मॉम डैड भी सही सलामत होंगे। क्या मुझे इस बारे में आंसू और शिव को भी इन्फॉर्म करना चाहिए? ओम यही सब सोच ही रहा था कि रूप की आवाज सुनकर वो अपने सोच से बाहर आया। रूप बोली, कहाँ खो गए भाई?
रिवा ने साफ साफ हमें धमकी दी है कि हम दोनों वहां जाए। लेकिन क्या हमें वहां जाना चाहिए? ओम और ऋषि दोनों ही रूप की बात सुनकर बोले, हाँ बिल्कुल। ऋषि बोला, तुम दोनों वहां जाओ। प्रिंसेस को तुम दोनों की जरूरत होगी। भले ही वो बाहर से कितनी भी स्ट्रांग होने का दिखावा करती हो, लेकिन जीजू को फेस करना हमारी लिटिल सिस्टर के लिए आसान नहीं होगा। तो तुम दोनों अभी ही निकलो वहां के लिए। ओम भी ऋषि की बात सुनकर बोला, हाँ ऋषि बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी 1 घंटे में हमारी इंडिया के लिए फ्लाइट है, हमें वापस जाना होगा। हम जिस बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ आए थे वो काम भी पूरा हो गया है। तभी डॉक वहां पर आया और ओम से बोला, डोंट वरी सर, आप आराम से जाइए, मैं हूँ। अगर कुछ जरूरी होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। डॉक की बात सुनकर ऋषि और ओम दोनों रिलैक्स फील करने लगे। वहीं ओम और ऋषि की बात रूप और रिद्धिमा को भी सही लगी तो वो दोनों भी अपनी अपनी पैकिंग करने चले गए। थोड़ी देर बाद ऋषि और ओम ने रूप और रिद्धिमा को बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ शुभांश के मेंशन भिजवाने के बाद डॉक को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर वो भी इंडिया के लिए निकल गए। शुभांश का मेंशन। थोड़ी देर बाद रूप और रिद्धिमा की कार शुभांश के मेंशन के सामने खड़ी थी। रूप और रिद्धिमा कार से बाहर निकली और शुभांश के मेंशन के अंदर जाने लगी। दोनों अंदर जा रही थी कि रिद्धिमा को याद आई कि दोनों ने अपनी लगेज तो कार से निकाली ही नहीं। ये सोचकर वो पीछे मुड़ी और कार के पास चली गई। लेकिन रूप को पता ही नहीं चली कि कब रिद्धिमा लगेज लेने के लिए वापस कार के पास चली गई। इस वक्त रूप धीरे धीरे मेंशन के गार्डन एरिया से होकर अंदर जाते हुए चारों तरफ देखे जा रही थी। जैसे ही वो चलते चलते मेंशन के मेन डोर तक पहुंची, डाक आर्मी का एक गार्ड आधा झुककर रूप को ग्रीट करने लगा, जिससे रूप चौंक गई और अपने सामने इतने हैंडसम गार्ड को खुद को इस तरह से कमर झुकाकर ग्रीट करते हुए देखकर वो हैरान रह गई। तभी रूप को एहसास हुआ कि उसके पीछे रिद्धिमा कहीं नहीं थी। वो खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, ये रिद्धि कहाँ चली गई? चैप्टर 48। जैसे ही वो चलते चलते मेंशन के मेन डोर तक पहुंची, डाक आर्मी का एक गार्ड आधा झुककर रूप को ग्रीट करने लगा, जिससे रूप चौंक गई और अपने सामने इतने हैंडसम गार्ड को खुद को इस तरह से कमर झुकाकर ग्रीट करते हुए देखकर वो हैरान रह गई। तभी रूप को एहसास हुआ कि उसके पीछे रिद्धिमा कहीं नहीं थी। वो खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, ये रिद्धि कहाँ चली गई? अब आगे क्या मैं वापस जाकर देख कर आऊं, या मुझे थोड़ी देर यहीं पर रुककर रिद्धि की वेट करनी चाहिए? रूप यही सब बड़बड़ाती हुई इधर उधर टहलती हुई सोचे जा रही थी। उसे अकेली अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो वहीं पर लेफ्ट से राइट इधर से उधर चलने लगी। उस बॉडीगार्ड को भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी लेडी बॉस की ये दोस्त मेंशन के अंदर जाना चाहती थी या मेंशन के बाहर। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला। उस बॉडीगार्ड के चेहरे पर इस समय 0 एक्सप्रेशंस थे। रूप यानी रूहानी इधर उधर चलती फिरती कब उस बॉडीगार्ड के पास जाकर खड़ी हो गई, उसे खुद ही पता नहीं चली। 2 मिनट बाद जब रिद्धिमा वहां पर आई, तब जाकर रूप को तसल्ली मिली। रिद्धिमा को देखकर वो बॉडीगार्ड उसे उसी तरह ग्रीट करने लगा जैसे उसने रूप को किया था। उसी वक्त रूप आगे आकर बोली, रिद्धि तू कहाँ रह? उसने इतना ही कहा था कि वो उस बॉडीगार्ड की पीठ पर गिर पड़ी। दरअसल हुआ ये था कि रूप जिस वक्त रिद्धिमा के पास जा रही थी, उसी वक्त वो बॉडीगार्ड रिद्धिमा को झुककर ग्रीट कर रहा था। रूप और रिद्धिमा के बीच खड़े होने की वजह से रूप जब आगे बढ़ी उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आगे वो बॉडीगार्ड रिद्धिमा के सामने वो कर रहा है। जैसे ही उस बॉडीगार्ड को ये एहसास हुआ कि रूप उसके पीठ पर गिर गई, उसने अपने एक हाथ को पीछे लेकर रूप को अच्छे से पकड़ लिया और उसे ठीक से खड़ा करने के बाद खुद भी सीधा खड़ा हो गया। उस बॉडीगार्ड का हर मूवमेंट इतना तेज था कि रिद्धिमा और रूप को ठीक से कुछ दिखाई ही नहीं दिया कि अभी अभी हुआ तो हुआ क्या। वहीं इन सब की वजह से रूप की दिमाग ही हिल गई थी। वो हकलाती हुई बोली, अरे 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 क्या 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 किया तुमने अभी? ये बोलकर रूप अपनी सिर खुजाती हुई बोली, थोड़ी देर पहले हुआ क्या? क्या मैं गिरने वाली थी, गिर चुकी थी या गिरने से बाल बाल बची? लेकिन मैं तो अभी भी वहीं खड़ी हूँ जहाँ पहले खड़ी थी। रूप की तरह रिद्धिमा भी ये सब देखकर हैरान थी। उसने सब कुछ साफ साफ देखा था, लेकिन वो सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि रिद्धिमा को भी पता नहीं चला कि अभी अभी हुआ क्या। फिर भी वो इतना तो समझ ही गई थी कि उस बॉडीगार्ड ने रूप को अभी प्रोटेक्ट किया था। उसका एक्शन और पर्सनैलिटी को देखकर रिद्धिमा अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी कि उस बॉडीगार्ड का फिजिकल स्ट्रेंथ असलियत में कितना ज्यादा हो सकता है। उस बॉडीगार्ड की स्पीड को एक्सप्लेन करना वाकई में बियॉन्ड द वर्ड्स था। तभी डोरेमी वहां आए और अपनी लिटिल गर्ल की आवाज में बोली, हेलो टू बोथ ऑफ यू, आई एम द रोबो असिस्टेंट ऑफ मिस रहा कपूर, प्लीज फॉलो मी, आई विल टेक यू बोथ टू माई लिटिल मिस रहा। अपने सामने एक इतनी प्यारी रोबो असिस्टेंट को देखकर रूप और रूहानी को एक और झटका लगा। रूप बोली, हे भगवान ये कितनी रियल लग रही है, एक रोबो असिस्टेंट इतना ज्यादा क्यूट भी हो सकती है। रूप की बात सुनकर रिद्धिमा बोली, हाँ वो तो है, लेकिन ये सब छोड़, चल जल्दी, शायद ये हमारी रिवा की ही बात कर रही है। रूप बोली, तुझे कैसे पता? रिद्धिमा बोली, अरे बेबी ने मैसेज में एड्रेस के साथ उसकी न्यू आइडेंटिटी के बारे में भी बताया था। रूप बोली, ओह तो चल चल, हमारी शैतान से मिलने के लिए मुझसे और इंतजार नहीं हो रही।
रूप की बात सुनकर रिद्धिमा ने हाँ में सर हिलाई। फिर दोनों डोरेमी को फॉलो करने लगी। डोरेमी उन दोनों को लेकर राहा की कमरे में चली गई। दूसरी तरफ मैक शुभांश की सुपरकार कंपनी आइकॉनिक में पहुंच चुका था। जैसे ही वो कंपनी के अंदर जाने को हुआ, उसने देखा कि टाइनी वहां उसका इंतजार कर रहा है। मैक टाइनी के पास गया और उसे लेकर लिफ्ट से उस फ्लोर पर चला गया जिस फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस रूम था। इससे पहले कि मैक और टाइनी कॉन्फ्रेंस रूम तक पहुंच पाते, टाइनी का नजर मिस्टर लियो पर गया, जो अपने रुमाल से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कॉल पर किसी से बात कर रहा था। ये देखकर टाइनी मैक को धीरे से बोला, बॉस ये तो मिस्टर लियो है ना, जिनकी कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, लेकिन ये इतने डरे हुए और घबराए हुए क्यों लग रहे हैं। मैक भी टाइनी की बात सुनकर मिस्टर लियो को ध्यान से देखने लगा, जो इस वक्त एक कोने में कॉल पर बात कर रहा था। मैक ने टाइनी को आंखों से ही कुछ इशारा किया और एक ऐसे साइड में खड़ा हो गया जिससे वो तो मिस्टर लियो को देख और सुन सकता था, लेकिन मिस्टर लियो मैक को नहीं देख पा रहे थे। टाइनी भी मैक के पीछे खड़े होकर मिस्टर लियो को अपने पेनी आंखों से देखे जा रहा था। लेकिन उन सब के साथ कोई और भी था जो इस वक्त मैक और टाइनी को अपने लैपटॉप के सीसीटीवी फुटेज में घूरे जा रहा था। मिस्टर लियो कॉल पर बोले, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था उन नए सुपरकार मॉडल्स के ब्लूप्रिंट को संभाल कर रखना। अगर मिस्टर शुभांश को ये पता चल गया कि उनके प्रोजेक्ट में जो दिक्कत आ रहा है वो हमारे वजह से ही आ रहा है, और मिस्टर शुभांश के जितने भी ब्लूप्रिंट चोरी हुए हैं उनके पीछे हमारा हाथ है, तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि मिस्टर शुभांश हम सब के साथ क्या कुछ कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिस वजह से हमारा बना बनाया प्लान नाकाम हो जाए। तुम्हें अच्छे से पता है हमने ये सब किया ताकि मिस्टर शुभांश उस मैक को हमारे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए फोर्स करें, और हुआ भी वही जैसा हमने सोचा था। और मैंने उनके मदद करने के बदले एक कोहिनूर को अपने कब्जे में कर लिया। वो मैक इस वक्त इतना ज्यादा पॉपुलर है कि वो हमारे लिए इस वक्त किसी कोहिनूर से कम नहीं है। साथ ही उस मैक के फैंस के दिल में उसके लिए इस हद तक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है कि वो सब के सब ब्लाइंडली हमारे ब्रांड पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे। बस एक बार मीडिया में हमारे कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में मैक का इंट्रोडक्शन हो जाए। मिस्टर लियो ने एक बार इधर उधर देखा और अपनी बात को जारी रखते हुए बोले, मिस्टर शुभांश को तो ये भी नहीं पता कि हमारी कंपनी जो भी बाइक और कार मैन्युफैक्चरर करती है वो कितना ज्यादा लो क्वालिटी का होता है। इससे पहले कि मिस्टर शुभांश को इस बारे में कुछ पता चले, हमें हमारे प्लान को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना होगा। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके आइकॉनिक से रिजाइन देकर देश से बाहर चले जाओ, इससे पहले कि मिस्टर शुभांश को तुम्हारे बारे में पता चले। मैक ये सब सुनकर अब तक आग बबूला हो चुका था। मैक जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसके फैंस के ट्रस्ट और लॉयल्टी का ये घटिया लोग इस तरह से फायदा उठाएं। मैक को इस वक्त मिस्टर लियो की बात सुनने के बाद इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी इसी वक्त मिस्टर लियो को मार डालना चाहता था। मैक मिस्टर लियो के पास जाता उससे पहले टाइनी मैक को रोकते हुए बोला, नहीं बॉस, ये सही समय नहीं है। हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना होगा। टाइनी की बात सुनकर मैक अपने मुट्ठी भींचकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वहीं मैक और टाइनी को इस वक्त अंदाजा भी नहीं था, उन दोनों को इतने करीब देखकर कोई जलकर कोयला हुए जा रहा था। ये शुभांश ही था जो अपने लैपटॉप में कब से मिस्टर लियो, मैक और टाइनी की हर एक हरकत को देखने के साथ बहुत अच्छे से सुन भी रहा था। शुभांश की कंपनी बिल्डिंग के सीलिंग में बहुत ही हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो कि कंपनी बिल्डिंग के हर एक सीलिंग लाइट में बहुत हिडन तरह से इंस्टॉल किया गया था, जिसकी वीडियो और साउंड क्वालिटी पूरी तरह से क्लियर और हाई क्वालिटी की थी। चैप्टर 49। शुभांश की कंपनी बिल्डिंग के सीलिंग में बहुत ही हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो कि कंपनी बिल्डिंग के हर एक सीलिंग लाइट में बहुत हिडन तरह से इंस्टॉल किया गया था, जिसकी वीडियो और साउंड क्वालिटी पूरी तरह से क्लियर और हाई क्वालिटी की थी। अब आगे शुभांश अपने लैपटॉप में ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी उसके प्राइवेट चेंबर का डोर नॉक होने लगा। शुभांश ने अपना लैपटॉप शटडाउन किया और कम इन बोलकर कुछ फाइल्स रीड करने लगा। मैक्स अंदर आकर शुभांश के वर्किंग टेबल के पास खड़ा हो गया। शुभांश का वो वर्किंग टेबल 3 मीटर लंबी थी, और उस वर्किंग टेबल का थीम बिल्कुल एक एडवांस सुपर कार डिजाइन का था। मैक्स के हाथ में इस वक्त कुछ फाइल्स थी। शुभांश अपने फाइल्स से बिना नजर हटाए मैक्स से पूछा, कियान कहाँ है? मैक्स बोला, बॉस वो रिचर्ड को हैंडल कर रहे हैं। इस वक्त वो उसे डेथ हेल्प शुभांश एस सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस इन लंदन लेकर गए हैं। रिचर्ड वही आदमी था जिसके साथ मिलकर मिस्टर लियो ने शुभांश के नई लॉन्च होने वाली सुपरकार प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट चुराए थे। मैक्स की बात सुनकर शुभांश के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो मैक्स को बोला, मेक श्योर कि जब तक मैं न चाहूं तब तक आज मिस्टर लियो इस कंपनी के बाहर न जाएं। मैक्स कुछ फाइल्स को शुभांश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ऑल राइट बॉस, ये रहा मिस्टर लियो की कंपनी से रिलेटेड कुछ फाइल्स। इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन के हिसाब से मिस्टर लियो अपने कंपनी के कार्स बनाने के लिए वही इंजन और वही फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं जैसा कि हमारे ब्लूप्रिंट्स में हमने मेंशन किया था। शुभांश ने मैक्स से वो फाइल्स ली और मैक्स का चेहरा देखकर बोला, क्या हुआ? इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टोल्ड मी अबाउट?
मैक्स बोला, बॉस वो अभी आपका मिस्टर मैक और टाइनी के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग है और मिस्टर लियो भी हमारा कॉन्फ्रेंस रूम में ही वेट कर रहे हैं। मैक्स की बात सुनकर शुभांश को टाइनी के मैक का इतने करीब खड़ा होना याद आ गया, जिस वजह से उसको गुस्सा आने लगा। वो अपने मास्टर चेयर से उठा और कॉन्फ्रेंस रूम में जाने लगा। मैक्स भी शुभांश को फॉलो करने लगा, लेकिन इस बीच मैक्स बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था कि कहीं रोमी का तो कुछ मैसेज नहीं आया। लेकिन आज मैक्स के मोबाइल में रोमी का एक भी मैसेज नहीं आया था, जिस वजह से मैक्स को एक अजीब सा खालीपन का एहसास हो रहा था। उधर कॉन्फ्रेंस रूम में टाइनी मैक को लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुका था और उन दोनों के ऑपोजिट साइड मिस्टर लियो बैठे थे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। शुभांश मैक्स के साथ अंदर आया और टाइनी को एक किलिंग लुक देकर अपने हेड चेयर पर बैठ गया। वहीं मैक्स शुभांश के दाईं ओर जाकर खड़ा हो गया। इधर मैक ने टेबल के नीचे से अपनी मुट्ठी भींच रखा था। वो अपने सामने मिस्टर लियो को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस वक्त मैक क्या सोच रहा है। लेकिन टाइनी को अच्छे से पता था कि मैक के दिमाग में इस वक्त मिस्टर लियो को लेकर मर्डरस थॉट्स चल रहा होगा। वो मैक के थोड़ा नजदीक झुककर मैक के कान में बोला, कंट्रोल बॉस, मुझे लगता है हमें मिस्टर लियो के बारे में एक बार बॉस शुभांश से बात करनी चाहिए। टाइनी के मुंह से शुभांश के लिए बॉस सुनकर मैक उसे घूरने लगा। मैक की नजरों को समझकर टाइनी मैक के थोड़ा और नजदीक झुककर बोला, बॉस, मुझे रूहानी मैम से पता चल चुका है कि मिस्टर शुभांश ही आपके हस्बैंड है, और इस नाते तो वो मेरे भी बॉस हुए ना। टाइनी की बात सुनकर मैक का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन किसी ने वो नोटिस नहीं किया सिवाय शुभांश के। शुभांश खुद में सोचने लगा, ये असिस्टेंट मैक से इतना क्लोज क्यों हो रहा है? आखिर ये ऐसा भी क्या बोल रहा था कि जिस वजह से उसको मैक के इतना करीब होना पड़ा? कभी मैक्स ने तो मुझसे इस तरह से बात नहीं की। ये सोचकर वो मैक्स को घूर कर देखने लगा। मैक्स बेचारे को तो समझ ही नहीं आया कि उसने आखिर क्या कर दिया कि ये डेंजरस बीस्ट उसको इस तरह घूर रहा है। दूसरी तरफ डेथ हेल रिचर्ड इस वक्त डर के मारे कांप रहा था, फिर भी वो अपने मुंह खोलने को तैयार नहीं था। ये देखकर कियान का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कियान उसके पास आया और उसके गर्दन को पीछे से पकड़कर उसके सर को दीवार पर पटक दिया। कियान को जब यहाँ आने के बाद रिचर्ड की करतूतों के बारे में पता चला, तब से वो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। कियान को पता चला था कि रिचर्ड ने पिछली रात को अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को टॉर्चर करके मार डाला था, क्योंकि उसकी पत्नी को उसके गलत कामों के बारे में पता चल गया था और उसकी पत्नी चाहती थी कि रिचर्ड अपने गुनाह कबूल करके खुद को सरेंडर कर दे। लेकिन रिचर्ड ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। जब उसकी पत्नी उसे धमकी देने लगी कि वो रिचर्ड के सारे गलत काम के बारे में उसकी कंपनी को बता देगी, तब रिचर्ड ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी और अपने अजन्मे 8 महीने के बच्चे को बहुत बेरहमी से मार डाला, वो भी अपनी पत्नी की पेट को बार बार किक करते हुए। कियान गुस्से में एक शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, तुम इंसान हो या जानवर? नहीं, तुम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो। एक खूंखार जानवर भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, और तुमने तो खुद ही अपने उस बच्चे को मार डाला जिसने ये दुनिया अभी देखा ही नहीं था। तुम बाप हो या राक्षस? चैप्टर 50। कियान गुस्से में एक शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, तुम इंसान हो या जानवर? नहीं, तुम तो जानवरों से भी गए गुजरे हो। एक खूंखार जानवर भी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करता है, और तुमने तो खुद ही अपने उस बच्चे को मार डाला जिसने ये दुनिया अभी देखा ही नहीं था। तुम बाप हो या राक्षस? अब आगे। कियान इस वक्त इतना ज्यादा गुस्से में था कि वहां पर मौजूद गार्ड्स भी कियान से डर रहे थे। इस वक्त वहां पर जितने भी गार्ड्स मौजूद थे वो सब कियान के अंडर काम करते थे। उनमें से कोई भी शुभांश के डार्क आर्मी का हिस्सा नहीं था। वो सारे गार्ड्स वो लोग थे जो द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन में कियान के अंडर काम करते थे। केविन, कियान ने केविन का नाम लेकर चिल्लाया। केविन कियान के पास आया और बोला, यस ऑफिसर। कियान ने उसको कुछ लाने को बोला। केविन भी अच्छे से समझ गया कि कियान क्या बोलना चाह रहा है। वो वापस चला गया और कुछ देर बाद वापस आ गया। आइए जानते हैं थोड़ा केविन के बारे में। केविन कियान का पर्सनल असिस्टेंट था। कियान द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन में एक हाईली रिस्पेक्टेड पोजीशन पर था, इस वजह से उस पर हाई वर्कलोड के साथ साथ मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थे, जिसे मैनेज करने के लिए शुभांश ने 1 महीने पहले ही केविन को कियान के लिए अपॉइंट किया था। केविन ने आज ही ड्यूटी ज्वाइन किया था। आज तक कियान ने किसी को भी अपने पर्सनल असिस्टेंट के पोस्ट पर नहीं रखा था। कियान को हमेशा ही अकेले सारे काम मैनेज करना पसंद था, और शुभांश ने भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाए थे। लेकिन अब कियान को केविन की जरूरत पड़ने वाला था, क्योंकि शुभांश थोड़े दिनों में अपने मदरलैंड वापस लौटने वाला था। उसके वापस जाने के बाद कियान को सब कुछ संभालने के लिए केविन की जरूरत पड़ने वाला था। बैक टू स्टोरी। केविन के हाथ में इस वक्त एक डिवाइस था जिसमें कुछ मशीनरी मिस्टेक्स थी, इसलिए वो डिवाइस सही मायने में वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, जिस वजह से उस डिवाइस से किसी की जान तक जा सकती थी। कियान ने केविन को उस डिवाइस को रिचर्ड के पेट में बांधने के लिए कहा और चुपचाप अपने लाल आंखों से रिचर्ड को देखने लगा।
केविन आगे बढ़ा और उस डिवाइस को रिचर्ड के पेट में अच्छे से बांधने के बाद रिचर्ड से थोड़ी दूरी बनाते हुए खड़ा हो गया। कियान बोला, दैट्स इट, गिव मी द रिमोट कंट्रोल। कियान की बात सुनकर केविन ने बिना एक सेकंड गवाए कियान को उस डिवाइस का रिमोट कंट्रोल पकड़ा दिया। जैसे ही कियान के हाथ में वो रिमोट कंट्रोल आया, उसने एक डरावनी आवाज के साथ रिचर्ड को बोला, चाहता तो मैं तुझे अभी इसी वक्त एक दर्दनाक मौत दे सकता था, लेकिन उस दर्द में वो बात कहाँ जैसा दर्द तुझे अभी इस डिवाइस की वजह से होने वाला है। मेरा उसूल है, मैं अपने दुश्मनों को उस दर्द का एहसास करवाता हूँ जो दर्द उनकी वजह से किसी को भुगतना पड़ता हो, लेकिन मैं बस उस दर्द को उसको 100 गुना बढ़ा कर देता हूँ। और आज तेरे साथ भी वही होने वाला है। आज तुझे पता चलेगा जब एक बच्चे को उसकी माँ के कोख में लात मारकर मारा जाता है, तब उस माँ को किस हद तक दर्द का सामना करना पड़ता है। और आज तेरा हाल में ऐसा करूंगा कि तू फिर से जन्म लेने से भी काम पेगा। कियान की बात सुन के रिचर्ड जोर जोर से हंसने लगा और बोला, हाँ हाँ हाँ, तुझे क्या लगता है तू इस बेकार सी डिवाइस से मुझे मौत दे सकता है? हाँ हाँ, तुझे क्या मैं कोई औरत दिख रहा हूँ जो मैं एक औरत जितना दर्द महसूस कर सकता हूँ? आर यू मेंटली इल और व्हाट, यू फूल। रिचर्ड की बात सुनकर कियान ने कुछ नहीं बोला और उस रिमोट कंट्रोल की स्पीड को बिगाड़ दिया, जिस वजह से अब उस रिमोट कंट्रोल का कंट्रोलिंग पावर खत्म हो चुका था। इसका मतलब ये था कि उस रिमोट को प्रेस करते ही किसी का दर्द बढ़ाया तो जा सकता था, लेकिन उसे कम तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। रिचर्ड अपने आप में ही खुशी मना रहा था कि तभी उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गया और वक्त के साथ उसका चीख बढ़ता ही जा रहा था। रिचर्ड ने कियान को देखा तो कियान ने उस रिमोट कंट्रोल को ऑन करके एक तरफ फेंक दिया था और अपने होंठों पर एक डेविल स्माइल लेकर रिचर्ड को ही घूरे जा रहा था। रिचर्ड अपने दर्द भरे आवाज में चिल्लाते हुए बोला, आह, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? इस डिवाइस को मेरे पेट से निकालो अभी के अभी। आह, बचाओ कोई, प्लीज समवन हेल्प मी, प्लीज प्लीज प्लीज। आह। रिचर्ड को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट के अंदर कोई उसके हड्डियों को बहुत ज्यादा बेरहमी से तोड़े जा रहा था और हर एक सेकंड के साथ उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रिचर्ड को लग रहा था कि उसके पेट से कुछ बाहर निकलने वाला था, लेकिन वो सिर्फ उसके दिमाग का उपज था, जिसकी वजह वो डिवाइस था जो इस वक्त रिचर्ड के पेट में बांधा गया था। रिचर्ड की चीख सुनकर वहां पर मौजूद गार्ड्स के पसीने छूट रहे थे। वो सब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इस वक्त रिचर्ड को किस तरह के दर्द का एहसास हो रहा होगा। लेकिन तब सारे गार्ड्स रिचर्ड की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे, जो जोर जोर से चिल्लाते हुए उसके पेट से बच्चों को बाहर निकालने को बोल रहा था। उसके अंदर के दर्द ने रिचर्ड की सोचने समझने की शक्ति को मिटा दिया था। रिचर्ड इस समय अपने पेट को पकड़कर बिल्कुल वैसे ही लेटा था जैसे लेबर रूम में मरीज। वो अपने दोनों पैर को फैलाते हुए चिल्लाए जा रहा था, अरे प्लीज मेरे अंदर से इस बच्चे को निकालो, ये मेरे पेट के अंदर की सारी हड्डियों को लात मारकर तोड़ रहा है। इस नालायक बच्चे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे बस कर मेरे बाप या माँ, पता नहीं क्या है तू, लेकिन मेरे हड्डियों को तोड़ना बंद कर, नहीं तो मैं तुझे पैदा होते ही मार डालूंगा। आह, निकल मेरे अंदर से यू मंकी का बच्चा, आह निकल। सारे गार्ड्स हैरानी से रिचर्ड को देख रहे थे। तभी केविन रिचर्ड को देखकर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोला, हे भगवान, मुझे तो पता ही नहीं था बच्चा पैदा करने पर इतना ज्यादा दर्द होता है। क्या मुझे भी बच्चा पैदा करते वक्त इतना ही दर्द होगा? नहीं नहीं, मैं नहीं करने वाला बच्चा पैदा। केविन की बात सुनकर सारे गार्ड्स के साथ साथ कियान भी उसको अजीब नजरों से देखने लगा। कियान अपने हर शब्द पर जोर देते हुए केविन से कहा, जूनियर ऑफिसर केविन, क्या आप अपना दिमाग खो बैठे हैं? क्या तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम इस वक्त क्या बकवास कर रहे हो? क्या इस प्रेगनेंसी पेन डिवाइस ने रिचर्ड के साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब कर दिया है, जो तुम ऐसे फालतू के बकवास कर रहे हो? कियान की बात सुनकर केविन कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर रिचर्ड पर गया। रिचर्ड की हालत देखकर वो कियान से बोला, ऑफिसर कियान मेरी बात छोड़िए और रिचर्ड को देखिए, इसके सेंसिटिव बॉडी पार्ट से खून क्यों निकल रहा है? क्या ये सच में बच्चे को जन्म देने वाला है? कियान उसकी बात सुनकर बोला, ओ शट अप केविन, ये सब उस डिवाइस की वजह से हो रहा है। इस वक्त रिचर्ड को उससे कई गुना ज्यादा दर्द हो रहा है जितना एक औरत को लेबर के समय होता है। इसके सेंसिटिव बॉडी पार्ट से खून एक्सट्रीम पेन के वजह से ही निकल रहा है। कियान और केविन बात ही कर रहे थे कि तभी रिचर्ड ने एक जोरदार चीख के साथ अपना दम तोड़ दिया। कियान ने ये देखने के बाद अपने एम्परर्स गार्ड्स को बोला, इसके बॉडी को मेडिकल स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज में भेज दो। अपने गार्ड्स को सारा कुछ समझाने के बाद कियान ने अपने कुछ काम निपटाए। फिर वो केविन को लेकर शुभांश के मेंशन के लिए निकल गया। डियर रीडर्स, अगर आप सबको याद नहीं है कि केविन कौन है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ। लव अ न्यू जर्नी के चैप्टर 137 और 138 में केविन के बारे में बताया गया है। तब केविन द एम्परर्स किंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स के साथ हारान और चाहत की सगाई में आया हुआ था।